जगतपुर नाम का गांव था, जहां पर विशाल नाम का आदमी अपनी बीवी सुरेखा के साथ रहता था। विशाल गांव में घूम घूम कर रसोई के सामान को बेचा करता था, मगर धीरे धीरे उसका कारोबार खत्म होता जा रहा था और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई उससे बर्तन खरीद क्यों नहीं रहा है। एक दिन वो अपने घर में अपनी बीवी सुरेखा से बात करता है। भाग्यवान, किसी वजह से गांव में कोई भी मुझसे बर्तन नहीं खरीद रहा है। मैं भी यही सब सोचती रहती हूँ पतिदेव। आज जब मैं बाजार गई थी तब मैंने देखा कि जमींदारनी ने गांव में एक नई दुकान खोली है, जिसमें शहर से लाए हुए प्लास्टिक के बर्तन भी मिलते हैं। सच में ये जमींदारनी तो गांव के हर धंधे में उतर रही है। इतनी जमीनें होने के बावजूद भी बर्तन की दुकान डालने की उन्हें क्या जरूरत थी? अब हम क्या करेंगे भाग्यवान? एक काम कीजिए, सारे बर्तन जमा करके जमींदारनी को ही बेच दीजिए। उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे हम कोई और कारोबार शुरू कर लेंगे। बात तो तुम सही कह रही हो भाग्यवान। चलो, मैं जमींदारनी से बात करके देखता हूँ। विशाल जमींदारनी के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पहले से ही कुछ लोग खड़े हैं, हाथ में कुछ कागज लेकर, जिनमें से एक प्रधान भी है। प्रधान जी। हाँ बेटा, ये आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्रधान जी? यहाँ हम अपने घर के कागज लेकर आए हैं। जमींदारनी कुछ नया लेकर आई है गांव में। उसी वक्त जमींदारनी उन लोगों से कहने लगती है, प्रधान जी और वो लोग जो यहाँ खड़े हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहूंगी कि मैं शहर में एक कारोबार लिया है, जिसमें अगर आप लोग अपनी जमीन के कागज मुझे देंगे तो केवल 40 दिन में मैं आपको आपके घर की दुगनी कीमत दूंगी, और घर भी। आप जैसे कि देख सकते हैं, खुद प्रधान जी भी मुझ पर यकीन करके अपनी जमीन के कागज मुझे सौंप रहे हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग भी मुझ पर यकीन कीजिए और अपने घर के कागज देकर दुगनी कीमत पाएं। प्रधान अपने घर के कागज सबके सामने जमींदारनी के हाथ में सौंप देता है और लोगों से कहता है, मैं तुम्हारा प्रधान हूँ, मुझे जमींदारनी पर पूरा भरोसा है। ये देखो, मैं अपने जमीन के कागजात जमींदारनी को दे रहा हूँ। प्रधान को ऐसा करता देख पूरा गांव भी जमींदारनी को अपने अपने घर के कागज देने लगते हैं। विशाल अपने घर जाकर अपनी बीवी को भी सब बताता है, जिसे सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है, अगर ऐसा है हम तो बड़ी ही जल्दी माला माल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जाओ घर के कागज ले आओ, मैं जाकर जमींदारनी को दे आता हूँ। हाँ, अभी लाई। सुरेखा जमीन के कागज विशाल को दे देती है। विशाल जमींदारनी के पास जाकर अपने घर के कागज को सौंप देता है। सिर्फ विशाल ही नहीं, गांव के सभी लोग अपने घर के कागज लाकर जमींदारनी को दे देते हैं। असल में ये सिर्फ जमींदारनी की चाल थी, उनसे उनका घर छीनने का, और इसमें खुद प्रधान भी मिले हुए थे। प्रधान और जमींदारनी गांव वालों के जाने के बाद एक दूसरे से कहते हैं, वाह प्रधान जी, लालच ने तो आपके अंदर का कलाकार ही जगा दिया। कलाकार तो हम पहले से ही है जमींदारनी, समझौता याद है ना? बिल्कुल याद है प्रधान जी, आप इत्मीनान से रहिए। आज ही जाकर मैं सारे गांव वालों के घर अपने नाम करवा लूंगी और आपको आपका हिस्सा भी मिल जाएगा। जमींदारनी गांव के सारे लोगों के घर अपने और प्रधान के नाम करवा देती है। 40 दिन बीत जाते हैं और प्रधान गांव वालों की बैठक बुलाता है, जिसमें जमींदारनी भी प्रधान के साथ खड़ी होती है। गांव वालों, अपने घर खाली कर दो, वो भी जल्दी। क्या प्रधान जी, हम कुछ समझे नहीं। प्रधान जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे, तुम लोगों ने ही तो अपने अपने घर हमें दिए थे। मगर कुछ नहीं, गांव वालों अपने अपने घर खाली कर दो। ये तो अवैध कब्जा है प्रधान जी। वो कैसे? तुम लोगों ने ही तो घर के कागज हम लोगों को लाकर दिए थे, हम लोगों ने जबरदस्ती थोड़ी ना की थी। अपने अपने घर खाली कर दो या फिर घर के भाड़े देना शुरू कर दो। गांव वाले सब अपने घर में जो कुछ था वो सारी चीजें बेचकर जमींदारनी और प्रधान को पैसे देकर भाड़े पर रहने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर विशाल अपने घर जाकर अपनी बीवी सुरेखा को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है, क्या पतिदेव, अब हम क्या करेंगे? एक घर ही तो था जो हमारे पास था, बाकी इन बर्तनों का हम क्या करेंगे?
बर्तन में भी अब सिर्फ कढ़ाई और चम्मच ही बाकी है। भाग्यवान, प्रधान जी और जमींदारनी ने मिलकर अच्छा हमें लूट लिया। अब हमें अपने ही घर में रहने के लिए भी भाड़ा देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो अब खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं और हमारे जैसे गांव में कई लोग हैं जिनके कारोबार जमींदारनी बंद करवा चुकी है। फिक्र मत करो, जितनी कढ़ाई मेरे पास बची है ना, मैं आज उन्हें जाकर बेचना शुरू करता हूँ। जितने भी पैसे मिलेंगे उससे हम कुछ ना कुछ देख लेंगे। विशाल कढ़ाई और चम्मच लेकर गांव-गांव में बेचने लगता है, मगर कोई भी उसे कढ़ाई या चम्मच नहीं खरीदता। वो मायूस हो जाता है और घर वापस लौटने लगता है। तभी उसे एक बुजुर्ग औरत नजर आती है जो विशाल को देखकर कहती है, बेटा, थोड़े गुमसुम और मायूस लग रहे हो। चिंता तुम्हारे माथे पर है। बताओ बेटा, क्या परेशानी है? मेरी सुख शांति चली गई है, अब मैं क्या करूँ? विशाल उस बुजुर्ग औरत को सारी बातें बताता है और वो बुजुर्ग औरत विशाल को अपने झोले में से एक कपड़ा निकाल कर देती है और कहती है, ये लो बेटा, ये लाल कपड़ा पकड़ो। इस कपड़े का अपना एक वजूद है। इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना और गांव वालों की मदद करना। इसे जब तुम अपनी कढ़ाई पर रखोगे और निकालोगे तो ये तुम्हें कढ़ाई पर घर बना कर देगा। जी माताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल कढ़ाई और बुजुर्ग औरत का दिया हुआ लाल कपड़ा वापस घर ले आता है और अपनी बीवी को सब बताता है। अगर उस औरत की बात सच है तो हमें एक बार ये करके देखना चाहिए। तुम सही कह रही हो। विशाल और सुरेखा कढ़ाई लेकर घर के बाहर आते हैं। विशाल वो लाल कपड़ा कढ़ाई के ऊपर रखता है और वो लाल कपड़ा चमकने लगता है। जैसे ही विशाल लाल कपड़ा हटाता है, वैसे ही जादू से वहाँ कढ़ाई के अंदर घर आ जाता है। अरे वाह, ये तो सच में काम कर रहा है। ये तो सच में कढ़ाई में घर आ गया। भाग्यवान, अब हम पूरे कस्बे की मदद कर सकते हैं। हाँ, सही कहा। अब हमें अपने घर का किराया भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस कढ़ाई के घर में रहेंगे। विशाल गांव वालों को बुलाता है और ये सारी बातें उन्हें बताता है। अगर ऐसा है तो हमारी भी मदद कर दो। हमारे भी घर कढ़ाई पर बनवा दो। बिल्कुल, अब हमें उन दो लालची जमींदारनी और प्रधान की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। विशाल गांव वालों के लिए भी अपनी कढ़ाई लाकर उन पर उस लाल कपड़े से घर बनाकर देने लगता है। धीरे धीरे सब कढ़ाई के घर में रहने लगते हैं। जमींदारनी दूसरी तरफ प्रधान के घर में आती है और उनसे कहती है, प्रधान जी, गांव की बैठक बुलाइए, क्योंकि उनमें से कोई भी मुझे घर पर रहने का किराया नहीं दे रहा है। नहीं मिलेगा किराया। क्यों नहीं देंगे किराया वो लोग? हमारे घर में रहकर हमें ही पैसे नहीं देंगे। किराया तब देंगे ना जब वो लोग घर में रहेंगे। सब लोग कढ़ाई के अंदर रह रहे हैं। क्या? ये कहाँ से आया? कढ़ाई में घर ऐसे कैसे हो सकता है? सब उस विशाल के वजह से हुआ है। उसके पास एक लाल कपड़ा है जिसे कढ़ाई पर रखने पर वो कढ़ाई बड़ी हो जाती है और उसमें घर बन जाता है। फिर तो वो लाल कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। क्या कहते हो प्रधान? हाँ, बिल्कुल। चलो, मैंने प्लान बना लिया है। वो कपड़ा पक्का ही उस विशाल के घर में होगा। जैसे ही रात होती है, जमींदारनी और प्रधान विशाल के घर के पास आते हैं। यहाँ तो हर जगह कढ़ाई के घर हैं। यहाँ पर सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं जमींदारनी। तुम्हें पता तो है ना कि विशाल का घर कहाँ है? हाँ जमींदारनी, यही जो सामने कढ़ाई का घर है, उसमें ही है विशाल का घर। जमींदारनी और प्रधान विशाल के घर में घुस जाते हैं। घुसते ही वो देखते हैं कि विशाल और सुरेखा सो रहे हैं और दूसरी टेबल पर वो लाल कपड़ा पड़ा हुआ था। जमींदारनी उस कपड़े को उठा लेती है और प्रधान के साथ वहाँ से निकल जाती है। वो दोनों जमींदारनी के बर्तन के दुकान में जाने लगते हैं। बर्तन की दुकान के सामने आते ही जमींदारनी प्रधान से कहती है, यही वो लाल कपड़ा है जिससे विशाल कढ़ाई में घर बनाता होगा। हाँ, यही है जमींदारनी। चलो अपनी दुकान से हम इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। फिर इस कढ़ाई घर को शहर में बेचकर खूब पैसे कमाएंगे हम लोग। जमींदारनी अपनी दुकान से कढ़ाई ले लेती है और प्रधान वो लाल कपड़ा
उस कढ़ाई में रख देता है। वो लाल कपड़ा चमकने लगता है और जैसे ही प्रधान वो लाल कपड़ा हटाता है, कढ़ाई पर एक जेल बन जाता है जिसमें प्रधान और जमींदारनी दोनों कैद हो जाते हैं। इस कढ़ाई पर तो घर बन जाना चाहिए था। ये जेल कैसे बन गई और हम इसमें क्या कर रहे हैं? लगता है हम बुरी तरह से फंस गए हैं जमींदारनी। सुबह सारे गांव वाले जमींदारनी और प्रधान को कढ़ाई जेल में पाते हैं। विशाल भी वहीं आ जाता है और उनसे कहता है, और प्रधान जी और जमींदारनी, आप लोगों को लगा कि चोरी करके कढ़ाई घर बना लोगे। विशाल, हमें माफ कर दो। ठीक है, मगर पहले वादा करो कि सबके घर वापस कर दोगे। और प्रधान जी, आप आज से ही प्रधान पद से हट जाना। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं सबके घर वापस कर दूंगी। और मैं भी आज ही प्रधान पद से इस्तीफा दे दूंगा। लाओ, वो कपड़ा वापस लाओ। विशाल कपड़ा उठाता है। जैसे ही वो कपड़े को अपने हाथ में लेता है, वैसे ही कढ़ाई पहले जैसे हो जाती है और जमींदारनी और प्रधान जेल से बाहर आ जाते हैं और वो सबके घर उन्हें वापस दे देते हैं।